हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आ चुके हैं आपके पास रेशियो अनुपात की क्लास लेकर। प्रोपोर्शनटी में आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है भाई, ये हमारी रेशियो की फर्स्ट और बेसिक शीट है। ठीक है भाई, और यही मेन शीट है। रेशियो की एक दूसरी शीट भी है, लेकिन वो बहुत छोटी सी है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई हम आज की कहानी को। हाँ जी भाइयों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं। मैंने आपको पिछली क्लास में दो चीजें बताई थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती और इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि जो रेशियो ए का होगा वही रेशियो बी का होगा जी। अब पिछली क्लास में मैंने इसी कंसेप्ट पे आपको बेसिक सवाल करवाए थे। आज की क्लास में भी इस पे अच्छे सवाल होंगे। देखिए, मेंस में तो आज तक इस पे सवाल आए नहीं। मेंस के पेपर में, प्री के पेपर में ही आया, अलग अलग एग्जाम में, एमटीएस में भी आ चुका है ना, हेड कांस्टेबल के पेपर में भी, दिल्ली पुलिस में भी, सीडीएस में भी, सीएचएसएल में भी, सीजीएल में भी। लेकिन मेरे प्यार भाई, सवाल आसान भी आते हैं, तगड़े भी आते हैं। अब जैसे यहां पर एक क्वेश्चन देखो, 125 करें। A varies directly as the positive square root of B and inversely as the cube of C. A सीधे B के धनात्मक वर्गमूल के रूप में बदलता है और C के वेरीज एंड इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ C। ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। A जो है वो B के पॉजिटिव स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। A जो है वो बी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहली लाइन है। एंड इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ सी। ए जो है वो सी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ए जो है वो सी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये लाइन बोली गई है। यदि ए बराबर 15 है तो बी का मान 27 है और सी का मान 2 है। ए 15 है, बी 27 है, सी 2 है। देखो, अगर मैं इन दोनों बात को कंबाइंड करके लिखूं तो ये हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों बात को कंबाइंड करके लिखूं तो ये हो जाएगा, यानी कि ए जो है बी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि ए 15 है तो बी 27 है, सी 2 है। बोला है बी का मान ज्ञात करिए जब ए का मान 9 है और सी का मान 2 है। चलेगा। इस सवाल में गौर करने वाली बात यह, प्री का पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस सर, सारे सवाल प्रीवियस ही करवाऊंगा, एक भी नया नहीं है। यहां पर दोनों ही केसेस में सी की वैल्यू सेम है। यहां भी सी का मान 2, यहां भी सी का मान 2 है ना। दो आपको केस दिखाए। यदि ए का मान 15 है तो बी का मान 27 है, सी का मान 2 है। बोला बी की वैल्यू ज्ञात करें जब ए का मान 9 है, सी का मान 2। दोनों ही जगह सी का मान सेम है। जब दोनों ही जगह सी का मान सेम है तो सी को लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, सी पे ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं, इसको इग्नोर कर दो। यानी कि मेरा सवाल केवल ए और बी से ही सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्तों। सी की कोई जरूरत ही नहीं, मुझे कल इतनी जरूरत है। जब ए का मान 15 है तो बी 27 है। ए की वैल्यू 15 है तो बी का जो मान है मेरे दोस्तों 27 है। बोला है जब ए का मान 9 है, जब ए की वैल्यू 9 है तो बी की वैल्यू क्या होगी, तो आपसे बी का मान रूट बी पूछा है मेरे दोस्तों। A1 15 है तो B1 27 है, A2 9 है तो B2 आपसे पूछा है। कर लेंगे सॉल्व। आप बोलोगे हाँ सर कोशिश तो करेंगे। 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, दोनों तरफ से स्क्वायर करो तो 5/3 का स्क्वायर 25/9, 5/3 का स्क्वायर 25/9 बराबर राइट साइड में इसका स्क्वायर क्या आएगा, 27/b। स्टूडेंट यहां से b की वैल्यू क्या आएगी, यहां से b की वैल्यू आ जाएगी भाई 9 की 27 में गुणा, 27 निम्मा 243, 25 आ जाएगा नीचे, तो b की वैल्यू आएगी 243/25 और ये सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन। एकदम ठीक है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये सवाल 2022 के प्री का था, है ना। सीजीएल 2022 के प्री का था। ये मैंने यूट्यूब पर भी सॉल्व करवाया था बेस्ट 50 क्वेश्चंस में। 2022 में पूछे गए 1000 बेस्ट सवालों में से ये था। ऐसा नहीं कि बहुत ही कठिन सवाल है ना, ये प्री के पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है। हालांकि इतना ज्यादा नहीं आता, ये इतना ज्यादा नहीं आता है, ठीक है, लेकिन पूछा जाने लगा। अभी 100 क्वेश्चन करके बताओ। आईसीआर टेक्नीशियन का पेपर बताएंगे, टेक्नीशियन के एग्जाम का सवाल बना दीजिए जी, क्या उत्तर है। आर वेरीज डायरेक्टली एच एस एंड इनवर्सली एच टी।
आर सीधे एस के रूप में बदलता है, टी के विपरीत होता है ना। हिंदी में अलग अजीब सा लिखा हो, इंग्लिश में देखो, आर वेरीज डायरेक्टली एज एस एज एंड इनवर्सली एज टी। मतलब समझे इस बात का? देखिए, आर एस के समानुपाती है, टी के व्युत्क्रमानुपाती है। एस जिस रेशियो में चेंज होगा, आर भी उसी रेशियो में चेंज होगा, और टी जिस अनुपात में चेंज होगा, उसके इनवर्स रेशियो में आर चेंज होगा। बोला है जब आर का मान 2/3 है तो टी 5/7 है, 4/21 है। एस का मान बताओ जब आर 3/4 है, टी 1/9 है। करिएगा, बहुत बेसिक सी बात है। अगर मैं पूरा लिख के बताऊं तो क्या होगा कि भाई जैसे आर की दो वैल्यू है R1 और R2, आर की दो वैल्यू है R1 और R2, R1 से R2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? S के रेशियो के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा S1/S2, और T के रेशियो का होगा उल्टा, T के रेशियो का होगा उल्टा T2/T1। ये कंसेप्ट बन जाएगा यहां से एक फॉर्मूला। अगर R के दो वैल्यू हम लेते हैं R1 R2, तो R1 से R2 का जो रेशियो होगा S के रेशियो के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, और T के रेशियो का होगा उल्टा T2/T1 है भाई। अब ये क्या है? ये आर टी और ऐसे R1 T1 और S1 की वैल्यू दे रखी है एक तरीके से, और आपको R2 का मान दिया है, T2 का मान दिया, और आपसे बेसिकली S2 का मान पूछा है। ये इस तरीके से सवाल है। हालांकि सवाल में ऐसा लिखा नहीं है, बट आपको समझ में यही आना चाहिए कि भाई हमें R1 T1 S1 पहली वैल्यू दे रखी है, अब दूसरा केस है R2 T2 और S2 हमसे पूछा है, तो केवल वैल्यू रखनी। R1 का मान 2/3 है, पहले R1 का मान 2/3 है, फिर बाद में कितना कर दिया हमने? 3/4 बराबर। S1 का मान कितना है? S1 का मान पहले 4/21 है। S2 मुझे निकालना है, S1 का मान 4/21 है बेटे, S2 मेरे को निकालना है। T2 कितना है मेरे दोस्तों? 1/9। अब T1 कितना है मेरे भाई? यहां से 5/7, ये 5/7 है। अब मेरे को सॉल्व करना है, आई विल सॉल्व इट। 4 ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना जानते हैं, 2 की 4 में गुणा होती है, 3 की 3 में, ऐसे 4 दूनी 8/9, 8/9 हो गया। ठीक है जी, एक 7 की जब ऊपर गुणा होगी 7/45 हो गया, 7/9 गुणा 5, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, ये 9 से 9 कट गया, ये 4 से 8 2 बार कट गया, 2 बार, ये 7 से 21 3 बार कट गया, तो S2 आ जाएगा ऊपर 1/2 नीचे, 2 तिया 6 पंजे 30, 1/30। तो 1/30 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 1/30। बात समाप्त, खत्म। बिल्कुल ले जा सकते हैं संस्कार जी, समझ में आया? तो ये वैल्यू आप, ये जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर मैं बिना लिखे आपको डायरेक्ट ये चीज सिखाऊंगा कैलकुलेशन, तो आप समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा बताना पड़ रहा है। हालांकि मेरी फितरत में नहीं इतना लिखना, ऐसे योद्धा मैं तैयार ही नहीं करता। मैं योद्धा वो तैयार करता हूं, मैं तो योद्धा बनाता ही नहीं, मैं तो समुराई बनाता हूं। समुराई सबसे बेस्ट योद्धा जी। एक और सवाल आपके सामने करेंगे बच्चे, बताओ, ये भी आईसेट टेक्नीशियन के पेपर का है, 2022 का, टेक्नीशियन का बनाएं। कृतिका जी, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकती हैं। पूरा आशीर्वाद है संदीप जी, बहुत गुड विशेष हैं आपके लिए। एक्स वेरीज इनवर्सली एज रूट वाई एंड डायरेक्टली एज डब्ल्यू। अब देखो, कम से कम लिख के करने की कोशिश करना। एक्स रूट वाई के विपरीत और सीधे डब्ल्यू के रूप में बदलता है। एक्स जो है वो रूट वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डब्ल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स का जो मान है मेरे प्यारे भाई, एक्स की जो वैल्यू है वो डब्ल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रूट वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे यूट्यूब पे विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी का क्या चक्कर है? ये कैसे दोनों लड़ रहे हैं भाई? हैं? ये दोनों आदमी लड़ता है, यूट्यूब पे लड़ता है भाई, घर पे जाके नहीं लड़ता है। दो दो हाथ हो जाए तो जनता भी थोड़ा मजा ले ले। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि भाई अगर कोई अनबन है, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख है, तो घर में बैठ के शांति से बात करो, कहीं पार्क में मीटिंग कर लो, रेस्टोरेंट में बैठ के मीटिंग कर लो। यूट्यूब पे आके लड़ते हैं।
बताइए क्या है। साउथ के विलन को देखा है कहीं? साउथ का हीरो को कोई दिक्कत आती है तो सीधा डाकू के है भाई, ये जो गुंडा है उसके स्पॉट पे जाता है, वहीं पे फिर अपना तमंचा सा वो निकालता है, वो दराती हेलीकॉप्टर से उतरेगा दराती लेके, और बिल्कुल ऑन द स्पॉट सोल्यूशन करके आएगा। एक्स जो है रूट वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डब्ल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बताओ। करेंगे जी। बोला यदि एक्स 8 है डब्ल्यू 15 है तो वाई 20.25 है, जब एक्स 18 है डब्ल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी? एक्स 18 है डब्ल्यू 5 है, वाई 20.25। ये पहला केस है। X1 W1 Y1 की वैल्यू, ये X1 W1 Y1 आपसे पूछा है। जब एक्स 18 है डब्ल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी? यदि एक्स 18 है डब्ल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, करके बताओ। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब देखते हैं कितने बालक समझ पाते हैं। एक्स का मान पहले 8 था, बाद में 18 हो गया। X1 की वैल्यू 8 है, X2 18 है, बराबर डब्ल्यू का रेशियो, पर डब्ल्यू पहले 5 था, बाद में डब्ल्यू का मान 3 हो गया। और वाई का रिवर्स, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वाई का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। आपसे बाद में वाई का मान पूछा है ना, शुरुआत में ये y2 आपसे पूछा है, y1 आपको दिया है, y1 आपको दिया है 20.25, y1 आपको ऑलरेडी दिया है 20.25, तो देखो मैंने कितना जल्दी लिख दिया। आप बोलोगे सर आप तो एक्सपर्ट हो रहे हैं। 20.25 का अंडर रूट 20.25 4.5 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 4.5 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 20.25, 45 का स्क्वायर। अब 4.5 से 18 चार बार कट जाएगा, 4 से 8 बार कट जाएगा। 3 की 2 में गुणा करेंगे 6, 6 को 5 से भाग देंगे 1.2, तो 1.2 आएगा रूट वाई। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो 1.2 का स्क्वायर 1.44, तो वाई का मान आएगा 1.44, और इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। सर मलाई बुरा खाओगे, करण जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल खाऊंगा भाई, मैं मलाई बुरा खाऊंगा। रोटी और मिल जाए घी लगी हुई तो और मजा आ जाए भाई। चूल्हे की रोटी होनी चाहिए और मलाई बुरा। आहा हा। ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये अंजलि रेशियो होता है। ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आया है, आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ ये बताएंगे। सवाल है आपके सामने सीडीएस 2023 के पेपर का, देखते हैं कौन कर पाएगा। सीडीएस 2023 के पेपर का भयंकर सवाल बनाएं। अमित जी कहने सर ये लो लकड़ी का ऑस्कर, आई हैव बिग डिमांड नाउ, आई वॉन्ट, कहा का ऑस्कर मांगू मैं? मुझे चांदी का चाहिए अब ऑस्कर। सीजल मीन्स के लिए कौन सा बुक लें? कोई बुक ना लें, जितना मैं बैच में पढ़ा रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना ही करें बस। निशा कैसे पता रेशो? अंजलि आप पिछला लेक्चर देख लो। जयदीप कह रही सर लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। कहां तुम जमीन और वो आसमान, तो रिजेक्ट तो करेगी ही। तुम्हारे और उसके बीच में जमीन आसमान का गैप है, जमीन आसमान का फर्क, तो रिजेक्ट तो करेगी। मेहनत इतनी करो कि फर्क तो सेम रहे, पर आप आसमान बन जाओ और वो जमीन बन जाए, इतनी मेहनत करो। अरे सवाल करो सवाल।
मलाई बूरा क्या है सर? अरे मनोज भाई, मलाई बूरा नहीं खाए हो, कैसे बालक हो? सर आज मुझे एक लड़की आई लव यू बोली है सर, नीलेश कह रहे हैं। नीलेश, चश्मे का नंबर ठीक कराओ, चश्मे का। तुम्हें लड़के की मूछें दिखाई नहीं दे रही हैं सही से? करो। चलिए, एक्स का घनमूल वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ वाई। एक्स का जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ वाई, वाई के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो एक्स के क्यूब रूट का रेशियो होगा, उसका उल्टा रेशियो वाई के अंडर रूट के रेशियो का होगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा रेशियो है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा रेशियो है। अब बोला है जब एक्स का मान 8 है तो वाई 3। एक्स का मान क्या होगा जब वाई क्यूब रूट ऑफ 3 है? अब एक्स की वैल्यू 8 है तो वाई 3 है। भाई, पहले एक्स का मान 8 था, और अब आपसे पूछा अब एक्स का मान क्या होगा। पहले एक्स का मान 8 था, अब एक्स का मान क्या होगा। वाई की वैल्यू पहले 3 थी, देखो अंडर उल्टा है मेरे प्यारे भाई। वाई, ये y1 है, ये y2 है, तो एक्स का जो रेशियो होगा वाई के रेशियो का उल्टा होगा मेरे दोस्तों। तो y2 कितना है मेरे दोस्तों? आपका क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3। और y1 कितना है मेरे प्यारे भी? आपका 3। ये हो गया। आप सॉल्व करके यहां से निकालना है, सॉल्व करके। तो 21 तो आ ही नहीं सकता कैलकुलेशन में, 21 के लिए 7 चाहिए, 7 तो आएगा नहीं। अच्छा, मुझे यहां पे मेरे दोस्तों क्या करना है? अंडर रूट भी हटाना है, स्क्वायर रूट भी हटाना है। तो यहां मैं दोनों तरफ से पावर 6 कर लेता हूं। दोनों तरफ से पावर 6 करो भाई। ये क्यूब रूट है तो ये हो जाएगा 8/x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से पावर 6 करो, ये हो जाएगा 8/x का होल स्क्वायर। ठीक है जी। बताइए, दोनों तरफ से पावर 6 कर लेते हैं। क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। पावर 6 करेंगे पावर 2। यहां देखिए, अंडर रूट फिर क्यूब रूट, ये 3 हो जाएगा। देखो, पहले अंडर रूट है फिर क्यूब रूट है, पावर 6 करेंगे तो भैया ये 1/6 है ना, ये हट जाएगा। आप समझे नहीं मेरी बात को भाई। अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, जब मैं इसकी पावर 6 करूंगा तो भैया ये 2 तिया 6, पावर 1/6 की पावर 6 करेंगे तो पावर 1 रह जाएगा 3, और नीचे है अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की पावर 6 करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा। समझ में आई बात? बुद्धि चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए बेटे, मजाक नहीं है इस चीज को करना, ठीक है ना। अब 3 से ये 3 क्यूब कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/3 स्क्वायर। फिर से मैं अंडर रूट लूंगा तो 8/x बराबर आएगा 1/3। अभी तो x की वैल्यू आ जाएगी 3×8 = 24, x का मान 24, और ये आंसर था सी ऑप्शन। 24x का मान है 24। थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेशन करोगे तो हो पाएगा। सीडीएस का सवाल थे, बताएंगे 129 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि भी अलजेब्रा में ज्यादा नहीं पूछा है, ये सवाल भी सीडीएस के एग्जाम का है, सीडीएस के पेपर का, और 2022 के पिछले साल के पेपर का है। बनाएं, करें बच्चे। नहीं करन सर, कैन आई करेक्ट सीजीएल ओनली फोकस ऑन सीट्स नो अदर मटेरियल? अभिषेक जी, ऑलरेडी लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव करेक्ट सीजीएल by doing only my sheets, and they are getting rank 1 2 5, and that's like that. समझे? अगर कोई बालक हमारी शीट अच्छे से सॉल्व कर ले, जितने सवाल मैं करवाता हूं वो उसी सीक्वेंस में कर ले, घर पे जाके एक बार रिवीजन कर ले, खूब सारे मॉक टेस्ट लगा ले, तो उसे 5-5 6-6 हजार प्रीवियसर के सवाल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है वो सफिशिएंट है, काफी है। बताएं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के समानुपाती है।
तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके समानुपाती है? समानुपाती का मतलब सेम रेशियो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपसे पूछा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? समानुपाती का मतलब यह है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से जो अनुपात है वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का किसके साथ समानुपात? दोनों सेम रेशियो होगा। ठीक है जी, बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के समानुपाती है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके? अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अलजेब्रा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा। अब क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बटे ए प्लस बी से भाग देंगे तो ए माइनस बी। तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है बेटे ए माइनस बी, फॉर्मूला है। हाँ जी अंशुल, बिल्कुल हो जाएगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 130। ये सवाल भी सीडीएस की ही परीक्षा का है, बट ये पुराना क्वेश्चन है 2019 में। ठीक है ना, ये स्पेशल तरीके से लिखा हुआ सवाल है, इसलिए हमने क्वेश्चन लिया है। स्पेशल तरीके से लिखा हुआ सवाल है, बनाएं। 3 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, फिर ये खत्म हो जाएगा। बताओ, बनाएं जी, बनाएं। आया? यदि इफ P वेरीज डायरेक्टली एज Q एंड इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ R। बहुत बेहतरीन सवाल है। P वेरीज डायरेक्टली एज Q, P जो है Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ R, और R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। P सीधे Q के समानुपाती के रूप में बदलता है और R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि P का जो रेशियो होगा वही Q के रेशियो में होगा और R के स्क्वायर के रेशियो का रिवर्स होगा, बोला है। जब Q में 20% की वृद्धि होती है और R में 20% की कमी होती है तो P के मान में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा?
जब Q में 20% की वृद्धि होती है, 20% 1/5 होता है, Q में 20% की वृद्धि हुई यानी कि 1/5, यानी कि Q का मान अगर 5 था तो 5 से बढ़ के 6 हो गया। और R में 20% की कमी हुई, 20% का मतलब 1/5, यानी कि R का मान अगर पहले 5 था तो 5 से घट के 4 हो गया। तो P में कितना चेंज आएगा मेरे दोस्तों, P में कितने परसेंट का चेंज आएगा? भाई सपोज P का मान अगर पहले P1, P की एक वैल्यू P1 है, बाद में P2 हो गई, P का मान पहले P1 था फिर P2 हो गया, तो ये P1 से P2 का जो रेशियो होगा वो डायरेक्टली Q1 से Q2 का, भाई Q1 का मान पहले 5 था फिर 6 हो गया, Q का मान पहले 5 था फिर 6 हो गया, मल्टीप्लाई आर के रेशियो का, आर के रेशियो के रिवर्स का स्क्वायर, भाई आर का मान पहले 5 था फिर 4 हो गया, तो आर का रिवर्स रेशियो करेंगे 4/5 और इसका स्क्वायर मेरे दोस्तों, यही हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है तो आपको यही बात ध्यान देना है कि P1 से P2 का जो रेशियो होगा, Q का तो डायरेक्टली है 5 से 6, लेकिन R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R के रेशियो का करना उल्टा, फिर स्क्वायर आपको करना है। तो 4/5 का स्क्वायर हो गया जी 16/25। ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? तो 5×5 = 25 और 2×8 = 16 और 2×3 = 6, यानी कि हो गया 8/15। P1 से P2 की वैल्यू आ गई 8/15। आपसे पूछे P के मान में कितने परसेंट का चेंज आएगा, अब आप हमें खुद इस बात का जवाब दें, चीख चीख के जवाब दें। यानी कि P1 का मान अगर पहले 8 था तो 8 से बढ़ के 15 हो गया। अगर P1 का मान पहले 8 था तो 8 से 15 हो गया, तो भैया P की वैल्यू बढ़ी कितने? 7। 8 से 15 होगी तो 7 बढ़ी। परसेंटेज में कितना? 1/8 होता है 12.5, 12.5 का 7 गुना 87.5, 1/8 12.5, 12.5 का 7 गुना 87.5%। ए ऑप्शन इज द ब्यूटीफुल आंसर। मुझे लगता है सब बालक इस चीज को कर पाएंगे बिना कोई दिक्कत परेशानी के, आगे चलेंगे। 2 सवाल और बाकी हैं, इस पे 131 नंबर बताएं। ये सवाल है एमटीएस 2023 का, और सबसे भयंकर सवाल ही एमटीएस के पेपर में आया है, सबसे भयंकर, घुटने हिला देने वाला। मैं, हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, कितने लोगों ने देखा है? सब्सक्राइब कर लो मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल को। तो उस पर मैं ना हर एक एग्जाम के टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, एमटीएस 2023 के बनाए। अच्छा, जो बच्चे केवल सीटसल की तैयारी कर रहे हैं भाई, जरा सवाल को करो। नहीं, यही तरीका अरुण प्रजापति जी बेस्ट। जो बच्चे केवल सीचसल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने सीचसल वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस बुक निकाले। जो बच्चे मक्कार हैं, नाकार हैं, ज्यादा पढ़ते नहीं है ना, क्लासेस वीडियो क्लास नहीं देखते, ठीक है भाई, और उन्होंने कोर्स ढंग से नहीं पढ़ा है, शीट्स अच्छे से कर लें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, सीचसल प्रैक्टिस किंग। इस पे मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर क्वेश्चन पूछे गए 2018 से अब तक, उसके बढ़िया बढ़िया सवालों का एक एक टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन को कंपाइल किया है। 3000 क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। तो आप इस बुक को अमेजन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। ऑर्डर करो और इसको प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो किसी भी एग्जाम का प्री आपसे नहीं रुकेगा, चाहे आप सीजल का प्री दे, चाहे सीजल का, चाहे एमटीएस का, चाहे सीपीयू का पेपर दे, इस अकेली बुक से। तो इसको सभी बच्चे ऑर्डर कर लें। बनाओ।
अब देखिए ये वाला सवाल देखो मेरे दोस्तों, एक खतरनाक सवाल है, कोई मामूली सवाल नहीं है ये सवाल बच्चों को हिला देने के लिए काफी है। भयंकर क्वेश्चन। y वेरीज डायरेक्टली एज x+3 एंड y इक्वल टू 8 व्हेन x इक्वल टू 1। x इनवर्सली वेरीज z एंड x बराबर 2 व्हेन z बराबर 6। फाइंड द रिलेशन बिटवीन y एंड z। y और z के बीच क्या रिलेशन है? बेहतरीन सवाल। देखिए ध्यान सुनेगा। y x+3 के अनुक्रमानुपाते, पहली लाइन, y जो है वो x+3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x+3 के। ठीक है बच्चे, y x+3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और y बराबर 8, x बराबर 1। x z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, x वेरीज इनवर्सली एज z, x z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सेकंड लाइन। और z बराबर 2, x बराबर 2 तो z बराबर 6। तो y और z के बीच रिलेशन निकालना है, y और z के बीच, यानी कि आपको x गायब करना है। y z के बीच रिलेशन बताना है, x गायब करना है। यहां x+3 है, यहां x है, ये भी एक जंग है। एक बात आप जानते हो, मैंने आपको सिखाया है कि जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट, एक फिक्स नंबर से गुणा हो जाती है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है। अब पहली ही बात ये दी है कि जब y बराबर 8 है तो x बराबर 1 है, यहां रख दो। अगर मैं y की जगह 8 रखता हूं तो मेरे x का जो मान है वो 1 है, x की जगह 1 रखते हैं, 1। तो x की जगह 1 रखूंगा तो 1+3 कितना हो जाएगा? 4। यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? k की वैल्यू आएगी 4 से 8 दो बार कट गया, k का मान 2 आ गया। तो ये जो लाइन दी है, ये लाइन केवल इसलिए दी है मेरे प्यारे भाई जिससे कि आप ये पता लगा लो कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है y और x के रिलेशन में। अब k का मान 2 आ गया तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई भाई? k की जगह 2 रख देंगे तो y का मान आएगा ट्वाइस ऑफ x+3। ये y और x के बीच रिलेशन आ गया मेरे दोस्तों। ठीक ना, x जो है z के व्युत्क्रमानुपाती है। जब x बराबर 2 तो z बराबर 6। अब जब मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। सपोज मैंने k डैश मान लिया, इसकी वैल्यू क्या? k डैश लिख लिया, क्या लिख लिया मैंने? k डैश। अब आप खुद हमें जवाब दें मेरे प्यारे भाई कि जब x 2 है तो z का मान 6। अगर x की वैल्यू 2 है तो z का मान 6 है, तो यहां से ये कांस्टेंट कितना आ जाएगा? 12। कांस्टेंट की वैल्यू 12 आ गई। जब x 2 है तो z 6, 2 6 12। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे भी क्या हो जाएगा? अगर ऐसा है तो x और z में क्या रिलेशन हो जाएगा? x बराबर, अभी x गुणा z बराबर 12, x गुणा z बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? यहां से सॉरी, x गुणा z बराबर क्या आ जाएगा? k डैश मतलब 12। x बराबर मैं ये भी लिख सकता हूं, x बराबर आ जाएगा अभी 12/z। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, तो मैंने y और x के बीच रिलेशन निकाला, x और z के बीच रिलेशन निकाला। पूछा है y z में क्या रिलेशन है? y z में तो मुझे x गायब करना है, मुझे x गायब करना है। अब बताओ, अगर मैं यहां से x का मान निकालूंगा तो क्या आएगा? x का मान निकालूंगा 2 आएगा नीचे। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? 2 आएगा नीचे, y/2, और 3 आएगा इधर माइनस का 3। ये x की वैल्यू है। यहां से अगर मैं x का मान निकालूंगा 2 नीचे आएगा, y/2, 3 इधर आएगा, y/2 माइनस 3। यहां से x का मान क्या है? यहां से x का मान है 12/z। ये x की वैल्यू 12/z, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर कर दिया। एलसीएम लेंगे तो नीचे 2, ऊपर आएगा y-6 बराबर 12/z। z की इधर गुणा करेंगे तो z इंटू y-6 बराबर 2 की उधर गुणा करेंगे, बराबर 2 की उधर गुणा करेंगे 12 में 24। तो z इंटू y-6 बराबर 24 इस सवाल का आंसर है। या फिर z इंटू y-6 बराबर 24, ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। और निहायत मुश्किल सवाल है एमटीएस के हिसाब से। वैसे मुश्किल नहीं है, बट एमटीएस वाले बच्चे के लिए इतना करना और इतना समय देना एक क्वेश्चन में नाइंसाफी है। मेरे हिसाब से तो ये सवाल एमटीएस में ना देके सीजीएल मेंस में या प्री के पेपर में भी देता तो चलो बर्दाश्त कर लेते।
और इतना आपको करना ही पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि इस सवाल में 3 क्वेश्चन मिक्स कर दिए। इस सवाल में सवाल इसलिए ये नहीं कोई ट्रिक से बताओ, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। इस सवाल में 3 क्वेश्चन मिक्स कर दिए एग्जामिनर, 3 सवाल मिक्स, छोटे छोटे। एक तो ये सवाल, पहले वाई एक्स के बीच रिलेशन निकालो, एक दूसरा सवाल एक्स जेड के बीच निकालो, फिर यहां से एक्स को एलिमिनेट करो, वो कि वाई जेड के बीच रिश्ता चाहिए, यहां से एक्स का मान निकालो, यहां से एक्स का मान, दोनों को बराबर करो, फिर वाई जेड के बीच निकालो। तो टाइम टेकिंग सवाल बन गया। हाँ जी उन्नति बताएं। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा। ये कौन सा सवाल है, बच्चे बार बार 114 के लिए बोल रहे हैं? तो ये वाला, चलो बता दूंगा मैं, करेंगे। देखो ये सवाल भी एमटीएस के ही पेपर का था। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था पिछली क्लास में, इसको देखो, ये भी एमटीएस के पेपर था। अब इस सवाल का लेवल देखो। जिस बच्चे की शिफ्ट में सवाल आया होगा उसको लगेंगे मात्र 3 सेकंड करने में, 3 सेकंड, मात्र 3 सेकंड पूरा पढ़ने के बाद। और जिस बच्चे की शिफ्ट में ये वाला सवाल आया होगा उसकी तो लंका लग गई होगी, उसको लगा होगा 1 से 1.5 मिनट करने में। कितना फर्क आ गया, 1 से 1.5 मिनट। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का, फिर मैं आपको 114 भी बता दूंगा। इस कंसेप्ट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका डाउट 114 में आ रहा है, मैं वो भी बता दूंगा, चिंता ना करें। चलिए बताएं। सवाल नंबर स्टूडेंट 132। इस सवाल को देखकर घबराना नहीं है। सवाल को देखकर मुझे गरियाने से पहले एक बार जरा ब्रैकेट में ये भी देख लें कि कौन से पेपर का आया हुआ है। ये सवाल आया है सीजीएल 2023 के पेपर में। हालांकि मास्टरवा जो है वो बहुत ही मक्कार है, बच्चा तो है ही मक्कार। वो देखता है इतना बड़ा सवाल पेपर मानता हूं, करवाता ही नहीं है बच्चों को। लेकिन मैं थोड़ा ईमानदार आदमी हूं, मेरी आत्मा है, मुझे गवाही, मतलब मेरी आत्मा मुझे गवाह नहीं देती भैया कि मैं ऐसे ऐसे लेवल के सवाल पेपर में आ रहे हैं तो उनको छोड़ दूं। मैं करवाता हूं, हालांकि कुछ बच्चे इतना लेवल बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन उनके चक्कर में मैं अच्छे स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं करने देना चाहता। चलिए बताएंगे। सवाल नंबर 132, पढ़ो समझो करो। ऑडियो तो है पवास जी, 2024 में आएगा। मैं कोई भविष्य वक्ता थोड़ा ना हूं कि आएगा कि नहीं आएगा, ना आए, ऐसा सकता हो सकता है इस कंसेप्ट से पूरे 2024 में एक भी सवाल ना आए, ये भी हो सकता है। अगर आपको ये हो सकता आएगा आएगा तो भैया आप टीचर के बजाय ज्योतिष के पास जाओ। फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है, हाँ बिल्कुल फिजिक्स का ही सवाल है। जिन बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी है उनके लिए एडवांटेज है इस सवाल को करना। द फोर्स इन पाउंड फोर्स needed to keep a car from skidding on a curve varies directly with the weight of the car in pounds and the square of its speed in miles per hour and inversely with the radius of curve.
हिंदी में थोड़ा गलत सा लिखा हुआ है, हिंदी में ना पढ़ के इंग्लिश में पढ़े मेरे दोस्त, इंग्लिश में सवाल पढ़ें। सवाल पढ़ेंगे, मैं क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन आपने देख ही लिए, क्या ऑप्शन है, बड़ा कर देता हूं। क्वेश्चन पढ़ेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश पढ़ेंगे हम। द forces needed to keep a car from skidding on a curve varies directly with the weight of the car in pounds and the square of its speed in miles per hour and inversely with the radius of the curve। देखो, जब कोई कार, मैं हिंदी बता रहा हूं, ठीक है भाई, जब कोई कार किसी मोड़ पे मुड़ती है, ये मोड़ है भाई, जैसे ये सड़क है, अब इस सड़क पे कोई कार मुड़ती है तो कार को मुड़ने के लिए चाहिए फोर्स। क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, बल। तो कैसे लगाते हैं हम? अपने क्लिच से, अपने ब्रेक से, रेस से फोर्स लगाते हैं। तो जो फोर्स है कार को कर्व पे बिना फिसले मुड़ने के लिए, जो फोर्स, जो बल चाहिए हमको मेरे प्यारे भी, एक मोड़ पर बिना फिसले मुड़ने के लिए, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार के वेट के एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, और कार की स्पीड के स्क्वायर के, एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, कार की स्पीड के स्क्वायर के, है ना। तो एक मोड़ पे कार को मुड़ने के लिए, है ना, फिसलने से बचने के लिए भी कार को क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। फोर्स से, ताकत से मुड़ेगी कार। तो कार को जो फोर्स चाहिए वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कार के वजन के, और कार की जो स्पीड है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली विद द रेडियस ऑफ कर्व। और जो कर्व है मेरे दोस्तों, सर्कुलर कर्व है, कर्व की रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली विद द रेडियस ऑफ कर्व, कर्व की रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपात। इस सवाल में आपको दिया है, ठीक है जी। आप बोलो कि हाँ जी सर, ये शुरू के 5 लाइन का मतलब वही है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। सपोज 6125 पाउंड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू 82 पाउंड फोर्स, जो है फोर्स को नापने की यूनिट है। 6125 पाउंड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए 2750 पाउंड कार। पाउंड जो है वो वेट होता है मेरे दोस्तों, जैसे किलोग्राम होता है ना, ऐसी पाउंड भी होता है वेट नापने के लिए। ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 35 माइल पर आवर, कार की स्पीड दी है, फ्रॉम स्कडिंग ऑन ए कर्व ऑफ रेडियस 550 फीट। 550 फीट रेडियस के कर्व पर फिसलने से बचने के लिए 6125 पाउंड फोर्स चाहिए। कार का वजन 2750 पाउंड है और कार की स्पीड है 35 माइल पर आवर। हाउ मच पाउंड फोर्स वुड इज रिक्वायर्ड? कितना पाउंड फोर्स चाहिए होगा 3600 पाउंड की कार में, जो कि 50 माइल पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक कर्व पे बचने के लिए, फिसलने से बचने के लिए, जिसकी रेडियस है 750 फीट, 750 फीट। ठीक है भाई। तो पहले कितना फोर्स था? 6125 फीट फोर्स था। F1 कितना है? 6125 पाउंड फोर्स। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों कितना फोर्स चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के। पहले कार का वेट कितना था? पहले कार का वेट था 2750 पाउंड। अब कार का वेट कितना है? 3600 पाउंड। पहले कार का वेट था 2750 पाउंड, अब कार का वेट है मेरे दोस्तों 3600 पाउंड। मल्टीप्लाई कार की स्पीड, भाई पहले कार की स्पीड कितनी थी? 35, अब कार की स्पीड कितनी है? 50। स्पीड के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 35/50 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मल्टीप्लाई, अब रेडियस का रिवर्स होगा मेरे दोस्तों, रेडियस के रेशियो का रिवर्स होगा। आप बोलोगे हाँ सर रेडियस के रेशियो का रिवर्स। जो कर्व है, कर्व की रेडियस थी पहले 550 फीट R1, अब कितना है मेरे दोस्तों? 750 फीट। ठीक है ना, जो रेडियस है वो 750 है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ सर, तो रेडियस का रेशियो का रिवर्स, रेडियस पहले 550 थी है ना, और अब कितने? 750। R2/R1 हो जाएगा, R2 ऊपर लिखेंगे, R1 नीचे, रिवर्स रेशियो। और मेरे को ये कैलकुलेशन करनी है। फोर्स 6125 पाउंड लगता था, अब कितना फोर्स लगेगा? पहले कार का वजन 2750 पाउंड था, अब 3600 पाउंड है। पहले कार की स्पीड 35 मील पर आवर थी, 35 मील प्रति घंटा व 50 मील प्रति घंटा। ठीक है भाई। पहले रेडियस जिस कर्व पे मुड़ रहे थे वो 550 फीट का था, अब 750 का है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भी, बताएं जी क्या आएगा? है भाई 35/50, 1225 हो जाए भाई पूरा, 12×5 = 60। 35/50 का स्क्वायर, हालांकि मैं 5 से काट सकता हूं पर मैं काटूंगा नहीं,
अभी मैं काट सकता हूं 5 से, पर मैं काटूंगा नहीं। क्यों? 35 का स्क्वायर होता है 1225 और 50 का स्क्वायर होता है 2500, को पूरा पूरा 5 बार कट जाएगा। 1200 पंजे 6000, 25 पंजे 125 बोलेंगे। ठीक है भाई। अभी अब 250 से 3 बार जाएगा, अरे 250 से मेरे दोस्तों 10 बार जाएगा। अब 550 से मेरे दोस्तों 5 बार जाएगा। 5 से 5 चला जाएगा, 5 से 5। अब 3 से 3600 1200 बार जाएगा। तो 1200 की गुणा करेंगे 10 में तो कितना आएगा? 12000। तो 12000 इस सवाल का आंसर है, 12000। खत्म। ये प्री के पेपर का सवाल था। सोबित जी गलत कर रहे हैं आप। 12000 पाउंड फोर्स। छोटी मोटी कैलकुलेशन है जो आपको करनी थी, मुश्किल बहुत ज्यादा है नहीं ये। बताओ। नाजीकरण चित्रकला के भैया करण। इसकी लैंग्वेज बहुत लेंदी है, कैलकुलेशन भी है इसमें अच्छी खासी। इसलिए जब पेपर में सवाल आएगा तो पहले राउंड में करने वाला है ही नहीं। पेपर में सवाल है स्किप कर दो, बाकी इजी इजी करो सवाल, फिर समय बचता है दूसरे राउंड में इस सवाल को करो। ठीक है ना? मैंने तो फिर भी आपको एक स्टेप में करके बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि इसको लैंग्वेज में पढ़ने में आपका समय लग जाएगा ज्यादा जी। इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है, प्रपोर्शन भी हो गया। ठीक है जी। आप रिकॉर्डेड देखो अभिषेक जी 1.5x में। चलिए, आपका डाउट आ रहा है 114 नंबर सवाल में। आपने करके देखा है सवाल घर पे? 114 सीएचएसएल के पेपर का सवाल था 2022 का, ये सॉरी 23 का। सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है, सीएचएसएल 2023 का। करके देखा? बनाए? शॉर्ट ट्रिक बता दो पढ़ने की। अरे अच्छा, यदि पी को प्रत्येक संख्या 8, 6, 2 और 9 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। 3p माइनस 6 और 9p माइनस 4 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 3p माइनस 6 एंड 9p माइनस 4? बोला जब p को इन चारों नंबर में से प्रत्येक से घटाया जाता है, 8, 6, 2, 9 में से, तो संख्याएं समानुपात में होती हैं। आपसे 3p माइनस 6 और 9p माइनस 4 का बीच मीन प्रोपोर्शनल। पहली बात तो p का मान फ्रैक्शन में होगा। भाई अगर मैं 2 में से कुछ घटाऊंगा तो सपोज मैंने 1 घटा दिया तो 7 5 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। यानी कि p का जो मान होगा, इतना कंसेप्ट क्लियर है कि फ्रैक्शन में होगा। ठीक है ना? निगेटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर p का मान ही निगेटिव हो गया तो ऑप्शन के भी निगेटिव होने के चांस है। ठीक है जी। अब करें कैसे बताएं? हो क्या रहा है, जब p को इन चारों में से घटाया जाता है, भाई 8 में से p घटाओ 8 माइनस p, समान अनुपात में हो जाते हैं। 6 में से p घटाएंगे 6 माइनस p, जो पहली दो संख्याओं का रेशो, बाद की दो संख्याओं का रेशो। 2 में से p घटाएंगे 2 माइनस p, और 9 में से p घटाएंगे 9 माइनस p। तो संख्याएं समानुपात में होती हैं। 3p माइनस 6 और 9p माइनस 4 के बीच का मध्य समानुपातिक। हाँ, ये सवाल ट्रिक से नहीं हो रहा होगा, ये सवाल ट्रिक से नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। अब कैंची गुणा करेंगे, आ जाएगा मेरे दोस्तों सॉल्व।
है क्या कि अगर आप ऊपर से नीचे घटाओगे, इसमें से इसके घटाओगे ऊपर से नीचे, तो पी से पी कट जाएगा, 8 से 6 आएगा जी 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा। लेकिन जब यहां आप ऊपर से नीचे घटाओगे तो डिफरेंस आएगा, पी से पी कट जाएगा, माइनस पी से माइनस, 2 में से 9 घटाएंगे माइनस का 7। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है भाई। जब हम इनका डिफरेंस ले रहे हैं तो 8 में से 6 घटाया 2 आया, अब 2 से 9 घटाया तो माइनस का 7 आया, माइनस का 7। ये प्रॉब्लम, पिछले किसी सवाल में ऐसा नहीं था। अभी -7 की 8 में गुणा करूंगा -56, 2 की 2 में गुणा करूंगा 4, -56 और 4। अभी अब बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, फिर डिफरेंस लो, 2 में से -7 घटाएंगे 9, 60/9, 20/3 आएगा पी का मान। तो ट्रिक से भी हो रहा है 20/3, लेकिन ना बच्चे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। है भाई 20/3 ही आ रहा है ना, हाँ जी 20/3 ही आ रहा है, समझे? क्योंकि यहां दो, एक तरफ 2 है मेरे दोस्तों और दूसरा मेरे प्यारे भाई नेगेटिव में है, 52/5 आ रहा है। चलो देखते हैं क्या आएगा, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि मुझसे प्रॉब्लम होगी क्या, नेगेटिव में बन रहा है, तो फिर इस सवाल के लिए बेसिक बेस्ट है। अच्छा, बेसिक से भी अगर जाओगे तो भी कैलकुलेशन ज्यादा है, बेसिक से भी अगर जाओगे तो भी कैलकुलेशन ज्यादा है। तो भाई मैं इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगा के दिखा देता हूं आपको, अगर आपको सॉल्व करना है। देखो पी का मान निकालना है, ऊपर कुछ मत करो, ऊपर एज इट इज रहने दो। यहां भी मैंने 8 - पी रहने दिया, यहां भी 2 - पी रहने दिया, एज इट इज, ये मैंने एज इट इज रहने दिया। कंपेंडो डिविडेंडो क्या कहता है कि जो एक्शन लेफ्ट साइड में करोगे वही राइट साइड में करोगे। मैंने क्या किया कि भाई पी से पी तो कटाना भाई, अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूं अंश में से हर को, तो अंश में से हर को घटाऊंगा, -पी से -पी कट जाएगा, 8 में से 6 घटाऊंगा 2 बराबर। यहां भी मेरे दोस्त ये करूंगा, अंश में से हर को घटा देता हूं, घटाओगे तो -पी से -पी कट जाएगा, 2 में से 9 घटाएंगे -7, ये -7 हो गया। तो देखो ये होता है कंपेंडो डिविडेंडो वाला तरीका कि ऊपर सेम रहने दिया, इसमें से इसको घटाया 2, जबकि इसमें से इसको घटाएंगे, 2 में से 9 घटाऊंगा -7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, -7 की क्रॉस मल्टीप्लाई, -7 × 56 + 7p, 7 × 56, ये गड़बड़ हो जाएगी इसमें ना, ट्रिक से गड़बड़ हो जाएगी, +7p बराबर 2 की 2 में गुणा 4 -2p। अब ये इधर आएगा मेरे दोस्तों, 7 2 9p बराबर -56 उधर जाएगा, 4 + 56 60, तो p का मान आएगा 60/9, 60/9 आएगा 20/3। यहां से p की वैल्यू 20/3 आई है, p का मान आएगा 20/3। जब p का मान 20/3 आया तो आपसे पूछा इनका मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन होता है √ab। अब p की जगह जब 20/3 रखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बच्चा 20, 20 - 6 14 है। p की जगह 20/3 रखोगे तो क्या आएगा 20/3, तो आ जाएगा 60, 60 में से 4 घटाऊंगा 56। अब 14 × 56 क्या होता है भाई, अभी 784, 784 का √28 आ गया, 28 इसका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है, 28। ट्रिक भी लगेगी, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको एक वैल्यू माइनस में है यहां पर, ठीक है? इसमें आप परेशान हुए फिर हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने आपका डाउट बता दिया, ये हम कर ही चुके। चलिए अब यहां से रेशियो के प्रॉपर लैंग्वेज वाले सवाल, अब यहां से मेरे प्यारे भाई 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आपको आज की क्लास में, रेशियो के प्रॉपर। एग्जाम में कैसे समझेंगे? अब भैया खुशी इस सवाल में क्या है कि जब मैंने डिफरेंस देखा तो एक तरफ प्लस में आ रहा है, एक तरफ माइनस में आ रहा है, तो इग्नोर कर देंगे इस सवाल को, बेसिक से बना लेंगे जी। अब यहां से मैंने आपको रेशियो के बिना लैंग्वेज वाले सवाल करा दिए, मैंने आपको प्रोपोर्शनलिटी समानुपात वाले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन करवा दिए। अब अनुपात के सीधे सीधे सवाल यहां से होंगे रेशियो के, है ना? रेशियो को कैसे ब्रेक करना है वो सब आपको पता है, आसान आसान सवाल करवाऊंगा पहले में, जो पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं कांस्टेबल वगैरह के पेपर में,
प्री के एग्जाम में। जी बताएं कैसे सवालों को ऑप्शन से उड़ाना है, वो भी हम सिखाएंगे। बोला है, सुहाना की लंबाई और उसके पिता की लंबाई का अनुपात 6:11 है। सुहाना 1.02 मीटर लंबी है, पिता कितने लंबे हैं? पिता की लंबाई है 11, 11 का मल्टीपल, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये 11 से कटने वाला है, ये उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से करना है, सॉल्व करना भी कोई मुश्किल नहीं है। सुहाना की लंबाई, उसके पापा की लंबाई का रेशो 6:11 है। सुहाना की जो लंबाई है वो 1.02 मीटर है। 6 की लंबाई 1.02 मीटर, कितने गुना? 0.17 टाइम, 17 × 102, 0.17 गुना होगा। 11 × 17 187। अभी दशमलव यहां पे ये लगेगा 1.87, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा 11 × 0.17। क्लियर है? जी, सवाल नंबर है आपके सामने, यहां पर आगे कहां चल गए हम? 134, ये बताएंगे। CASF HCM 2022 के पेपर का बनाएंगे जल्दी से। ठीक है अभिषेक जी। एक डिब्बे में पेन और पेंसिल का अनुपात 7:6 है। बॉक्स में पेन और यदि 180 पेंसिलें हैं तो बॉक्स में पेन और पेंसिलों की कुल संख्या, पेन प्लस पेंसिल हो जाएंगी 7×6 13, 7 + 6 13, 13 का मल्टीपल सवाल में एक ही आंसर है डी, ये उत्तर करेक्ट हो जाएगा। मुझे पूरा करने की जरूरत ही नहीं है सवाल को। भाई पेन और पेंसिल का रेशो 7:6, पेन है 7, पेंसिल है 6। सवाल में पेंसिल बोल रखी है कि 180 है पेंसिलें, 30 गुना 6 की वैल्यू 180, 30 गुना। बोला पेन और पेंसिलों की कुल संख्या, तो कुल संख्या है पेन और पेंसिल की 7 और 6 13, तो कुल है 13। तो 13 की वैल्यू भी 30 गुना आएगी, 390। 13 × 30 390। कर पाएंगे? तो कितने आसान सवाल भी मैं आपको करवा रहा हूं, है भाई, कि पेपर में ऐसे आसान सवाल भी आते हैं। ऐसा नहीं कि सारा पेपर ही मुश्किल आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं पेपर में। बताइए जल्दी से करो। 135 बनाए, अलग अलग नहीं निकालना। द प्राइस ऑफ बैट एंड बॉल आर इन द रेशियो 9:5। बैट और बॉल की कीमत का रेशियो 9:5 है। बैट बॉल के प्राइस का रेशियो 9:5 है। बोला बल्ले की कीमत बॉल से 380 रुपए ज्यादा है, गेंद की कीमत बताओ। बैट बॉल की प्राइस का रेशियो 9:5 है। बैट की कीमत बॉल से कितना ज्यादा है? बैट की कीमत है बॉल से, बैट की 9 है, बॉल की 5, 4 यूनिट। 4 की वैल्यू सवाल में 380 रुपए दिए, कितने गुना? 95 गुना, 95 टाइम्स। गेंद की कीमत, गेंद की कीमत है 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू भी 95 गुना होगी, तो 5 × 95 कितना आएगा? 450 और 25, 450, 475 रुपीज। सी ऑप्शन आंसर है, 475 रुपए। 475 आंसर हो जाएगा। अच्छा कुलदीप, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बनाएंगे। 136 करें, जल्दी बनाएं सभी लोग।
जी, एक कारखाने में मेल फीमेल पुरुषों और महिलाओं की संख्या का रेशो 14:19 है। यदि कारखानों में कुल कर्मियों की संख्या 2145 है, टोटल 2145 है, तो आपसे पूछा महिलाएं कितनी हैं। महिलाएं जो भी होंगी 19 का मल्टीपल होंगी। फीमेल आपसे पूछा है, मैंने बताया कि कैसे करना है। फीमेल है 19, टोटल आपको दिया है तो नीचे क्या लिखेंगे, टोटल। तो 14 + 19 टोटल कितना, मेल प्लस फीमेल 33। तो आउट ऑफ 33 19 महिलाएं हैं, आउट ऑफ 33 19 महिलाएं हैं। अब 5 से तो कटने वाला होगा ही, तो ये आंसर नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब 1645 होगा कि 1235 होगा, ये आपको देखना है। तो भाई 16 से तो कम ही आएगा। अब 33 का आधा होता है 16.5, तो 1235 इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 19 से कटने वाला ये है अभी, 19 से तो कटेगा ही, ऊपर 19 आ रहा है। तो मेरे दोस्तों ये तो नहीं कट रहा 19 से, 52 के बाद 12 नहीं, ये नहीं कट रहा, तो आंसर है डी ऑप्शन 1235। इस तरीके से सवाल कर लिया जल्दी से और आगे बढ़ गए फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, कि कैलकुलेट करने के चक्कर में लग जाओ पूरा, ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। जी, कहां गया 137 नंबर सवाल, ये बताएंगे जी। 137 करो। ये सवाल 2023 के प्री में आया है, करेंगे बच्चे जल्दी से सवाल। एक खंबा 9030 सेंटीमीटर लंबा है। यह 6, 7, 8 के अनुपात में केसरिया, सफेद और हरे रंग से रंगा गया है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट की लंबाई ज्ञात करें, ये सवाल है आपके सामने, ठीक है। लेटेस्ट आया सीजल में, एक खंबा कुल कितना लंबा है, 9030 सेंटीमीटर लंबा है। इसको रंगा गया है सफेद, सॉरी केसरिया, व्हाइट और ग्रीन, है ना, सेफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। सबसे आखिर में ये वाला ग्रीन है, सेफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन। ग्रीन कलर की लंबाई, हरे भाग की लंबाई ज्ञात करो। तो ग्रीन कलर कितना इस्तेमाल हुआ है जी, 8 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, टोटल है भाई 6, 7, 13, 8, 21, 21 आ जाएगा मेरे दोस्त, 8/21। और मेरे को यही सॉल्व करना है। तो 21 चौक 84, 6×3 = 21, 63, 430। तो 3200 और 240 कितना आएगा, 3440। तो 3440 सेंटीमीटर सवाल का आंसर था, ए ऑप्शन, ठीक है, 3440। आगे चलेंगे। मुझे लगता है कि अब आप ऐसे आसान सवालों को कर पाएंगे धीरे धीरे ना। एक सवाल हम आपसे और पूछते हैं, करके बताएं जल्दी से, क्या उत्तर है इस कमबख्त सवाल का, बनाएं। बता दिया है आकाश जी मैंने। इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसा बोला है, तीन धनात्मक संख्याएं 4, 5, 7 के रेशियो में है। तीन धनात्मक संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में, उनके वर्गों का योग, तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 15,210 है, तीनों के स्क्वायर का सम। पूछा तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, तीनों संख्याओं का सम। तीनों संख्याओं का योग आएगा 4, 5, 9, 7, 16। 16 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, 16 से ये नहीं कटता, 16 से ये नहीं कटता, ये ऑप्शन 16 से कटता, ये आंसर है। हो गया सवाल ऑप्शन से सॉल्व, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं कि तीन संख्या 4, 5, 7 के रेशियो में है, उनके वर्गों का योग दिया है। मैंने आपसे क्या पूछा है कि रेशियो में जोड़ा और घटाना तो किया जा सकता है आसानी से, लेकिन गुणा करोगे, स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। रेशियो में हमेशा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। अगर मैं यहां पे रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, 4x, 5x और 7x। रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल, सब इनके स्क्वायर का सम जब मैं करूंगा, है ना, तो क्या आएगा, 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, ये हो जाएगा।
कितना आएगा? 16 25 34, नहीं 16 25 41, 41 प्लस 49 हो जाएगा आपका 90। 90x² बराबर 15,210। कितनी बार जाएगा ये? जीरो तो कट ही गया, 9 एकम 9, 6 2, 9 छिक्का 54, और मेरे दोस्तों आपका कितना बचेगा यहां से? 8, 9 नाम 81, एक्स किलो 13 आ गई। सॉल्व करने पर एक्स का मान 13 आ गया। आपसे पूछा तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग जो है वो कितना है? 4 5 7 5, 4 5 9 7 16 एक्स की वैल्यू 13 है, तो 16 गुणा 13 यानी कि 208 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है जी। आकाश कहने से प्लीज नहीं बता। आकाश क्या नहीं बताया? आकाश भाई ये बताया तो है, 114 नंबर बता तो दिया, डाउट यही तो था। आपने देखा नहीं लेक्चर तो क्या करें हम। ठीक है जी। तो हमने सिखाया यही है कि बेटा रेशियो को जोड़ा घटाना तो आसानी से जा सकता है, लेकिन स्क्वायर करना हो, क्यूब करना हो, तो जो रेशियो का मल्टीपल होता है उसका भी स्क्वायर हो जाता है। अब जैसे ये तो मैंने आपको समझाया बेसिक थे, किताबों में भी यही सॉल्यूशन मिलेगा, मास्टर बाबू भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ऐसे करना नहीं है। वो बात अच्छी तरीके जानते हैं कि जब भी रेशियो हटेगा तो एक मल्टीपल। रेशियो क्या होता है भाई? अगर आपके पास कुछ संख्याएं ली हुई हैं, तो जब हम संख्याओं का अनुपात लेते हैं तो जो चीज कॉमन होती है वो कट जाती है, और वही कॉमन चीज क्या होती है? वही कॉमन चीज होती है रेशियो का मल्टीपल, गुणक। ठीक है भाई। अब संख्याएं 4 5 7 के अनुपात में उनके वर्गों का योग 15,210 है, तो आप डायरेक्ट इनके वर्गों का योग करो। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो 16 प्लस 25 प्लस 49 कितना आएगा? 90। तो वर्गों का योग, ये स्क्वायर का सम 90 है। 90 की वैल्यू 15,210 दी है, कितने गुना? 169 गुना। तो 169 के रेशियो के मल्टीपल का स्क्वायर है। ये स्क्वायर का सम, ये वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग, ये वर्गों का योग, ये वर्गों का योग, ये वर्गों का योग, ये वर्गों का योग है मेरे प्यारे भाई। वर्गों का योग मेरे दोस्तों, वर्गों का योग का सम 169 है ना, स्क्वायर का सम 169, तो इस मल्टीपल क्या होगा मेरे दोस्तों? यानी कि जो 169 है रेशियो के मल्टीपल का स्क्वायर है, रेशियो के मल्टीपल का स्क्वायर, तो रेशियो का मल्टीपल क्या होगा? 13। 169 का अंडर रूट 13, ये सोचना डायरेक्ट आपको। ये जो 169 है रेशियो के मल्टीपल का स्क्वायर है, तो रेशियो का मल्टीपल क्या होगा? 13। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस कितना है? 3। 3 की वैल्यू क्या आएगी? 13 3 39 ही आ जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस 39, आंसर। ये भी पूछ सकता है। कर लोगे? चलिए अगला सवाल बनाएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 139। इसे कल बताऊंगा, एक कंसेप्ट बताना है। एक टाइप और पढ़ा देता हूं आपको, बताओ 140 41 42 करेंगे। 140 एक तो 41 142 करेंगे। सर 2032 से सतयुग प्रारंभ हो रहा है। नहीं करण जी, अभी तो कल की अवतार ही नहीं आया। श्रेय समझा तो दिया बेटा, आपने वो एक्स वाला तरीका देखा? करण कह रहे हैं सर 2032 से सतयुग प्रारंभ हो रहा है, क्या मतलब करण? 2032 से बालकों के डाउट खत्म हो जाएंगे? आपने संख्याओं के स्क्वायर का सम किया, तो संख्याओं का दिया है रेशियो जी, श्रेया रेशियो दिया है।
तो जब रेशियो दिया है, अब रेशियो का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो रेशियो का जो मल्टीपल है उसका भी स्क्वायर हो गया, तो जो 169 है वो मल्टीपल का स्क्वायर है, तो रेशियो का मल्टीपल 13 होगा 169 का अंडर रूट। कन करें श्री भविष्य मल्लिका पुराण में लिखा है। भविष्य मल्लिका पुराण, ये कैसा पुराण है? कल की पुराण में? इंस्टा की रील तो नहीं देख रहे आजकल तुम फर्जी? सब गलत नॉलेज होता है उन रील्स में। बताएं। कब कल की अवतार होगा? बताएं बच्चे, इसका क्या आंसर है? देखो ये टाइप बहुत आसान है, केवल दो रेशियो की सीधी सीधी गुणा करना है। हाँ आदर्श जी, रिप्लाई कर दिया मैंने आपका। एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया, जिसके कारण फुटफॉल 13:11 के अनुपात में गिर गया। नया दैनिक संग्रह क्या है, नया डेली कलेक्शन क्या है? यदि वृद्धि से पहले डेली कलेक्शन 2,27,500 था, यदि डेली कलेक्शन बिफोर प्राइस हाइक 2,27,500 था, ये आपसे पूछा गया है। बताएं बच्चों, सुनो। एक पार्क में जब आप जा घूमने, द एंट्री टिकट एट ए फन पार्क वॉज इंक्रीज इन द रेशियो 7:9। एक फन पार्क का जो एंट्री टिकट है वो पहले 7 रुपए का था, अब 9 हो गया, 7 से बढ़ के 9 हो गया एंट्री टिकट। भाई जब टिकट महंगा हो गया तो लोग पार्क में जाना कम कर देंगे। फुटफॉल मतलब होता है मेरे दोस्तों, पार्क में जो लोग आते हैं चल के, लोगों की संख्या, पैरों से तो चल के आएंगे, सिर से थोड़ ना आएंगे। तो पार्क में जो लोग घूमने आते हैं फन पार्क में, उनकी संख्या 13:11 के रेशियो में घट गई। यानी कि पार्क में अगर पहले 13 लोग घूमने जा रहे थे तो अब 11 लोग ही पार्क में आ रहे हैं। पहले टिकट 7 रुपए का था, 13 लोग घूमने आते थे तो कलेक्शन कितना होता था, 7 × 13। अब टिकट 9 रुपए का है, अब पार्क में 11 लोग आते हैं तो अब कलेक्शन कितना होगा मेरे दोस्तों, 9 × 11 99 का। यानी कि पार्क में पहले जो कलेक्शन था और अब जो कलेक्शन है उसका रेशियो ये आ गया। कटेगा तो है नहीं, यानी कि 91:99, ये बात आपको समझनी है। मैं भी कह सकता हूं कि अगर पहले मेरे दोस्तों किसका रेशियो आएगा, डेली कलेक्शन का आ गए, कलेक्शन का, पैसे की जो कमाई है, जो दैनिक संग्रह है। पहले अगर 91 यूनिट का कलेक्शन होता था, 99 यूनिट का कलेक्शन होता है। पूछा है नया दैनिक संग्रह क्या है, तो 99 है। यानी कि आंसर जो भी होगा 9 और 11 से कटने वाला होगा। अभी ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता, अंकों का योग 9 से नहीं कटता, 2 2 4 5 9 ये भी नहीं कटता, 2 7 9 ये भी कटता है 9 से, 5 4 9 ये 9 से नहीं कटता। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा, बात समाप्त, जरूरत नहीं करने की। सॉल्व करना चाहते वो भी हो जाएगा। भाई पहले डेली कलेक्शन कितना था, 2,27,500, तो 2,27,500 बताओ कितने गुना है? 91 दूनी 182, बचेगा 18 27 45, 455 बचेगा, ये 5 बार जाएगा, 2500 गुना। ये भी 99 का 2500 गुना होगा। अगर 100 गुणा 2500 होता तो होता 2.5 लाख, अगर 2500 गुणा 100 होता 2.5 लाख, लेकिन ये 100 से एक कम है, तो 2.5 लाख से 2500 कम आएगा, 2.5 लाख से 2500 रुपए कम है। देखो ये रहा, 2.5 लाख से 2500 कम। ये हो गया मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल ये बनाएंगे। एक और क्वेश्चन है सही, बताएं जल्दी से। करेंगे 141 नंबर प्रश्न। करो एक और ऐसा ही।
अरे ये सब फर्जी है करण। इफ बाई इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टिकट इन द रेशियो 8 रेशियो 11, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉल इन द रेशियो 23 रेशियो 21, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू इफ रेवेन्यू बिफोर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टिकट वॉज 36,800। सो रेवेन्यू में, राजस्व में कितनी वृद्धि हुई अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले रेवेन्यू 36,800 रुपए था। सुनिए, टिकट का प्राइस 8 रेशियो 11 के रेशियो में बढ़ गया। पहले एक टिकट 8 रुपए का था तो वही टिकट 11 रुपए का हो गया, लेकिन टिकट का प्राइस बढ़ गया तो टिकट की संख्या कम होगी, भाई टिकट कम बिकेंगे। पहले अगर 23 टिकट बिकते थे 23, तो अब कितने टिकट बिक रहे हैं मेरे दोस्तों? 21। पहले अगर 23 टिकट बिक रहे थे तो अब कितने टिकट बिक रहे हैं? 21। ठीक है। यदि टिकट 8 रेशियो 11 के अनुपात में बढ़ते हैं, यानी कि पहले टिकट 8 रुपए का था, टिकट प्राइस अब 11 का है, लेकिन पहले 23 लोग आते थे तो कितना पैसा कमाओगे? एक टिकट 8 रुपए का, 23 लोग आ रहे हैं तो 8 गुणा 23, अब 11 रुपए का 21 लोग आ रहे हैं तो 23 अट्ठा 184 और 11 गुणा 21 आ जाएगा 231। यानी कि पहले रेवेन्यू 184 का था तो अब 231 हो गया। पूछा रेवेन्यू कितना बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया? 11 में से 4 गया 7 और 12 में से 8 गया 4, 47 बढ़ गया रेवेन्यू, 47। बोला टिकट मूल्य में वृद्धि से पहले, टिकट का प्राइस बढ़ने से पहले रेवेन्यू था 36,800। पहले रेवेन्यू जो था वो 36,800 था। 184 की वैल्यू 36,800, कितना? 200 गुना। तो ये 47 की वैल्यू भी 200 गुना होगी, 47 दूनी 94, 9400 रुपए। तो रेवेन्यू 9400 बढ़ा है। बी ऑप्शन आंसर है, बी। ठीक है जी, करेंगे लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इसी टाइप का करेंगे। लास्ट सवाल, सवाल नंबर 142, बताएं। बताएं जल्दी से। द रेलवे फेयर ऑफ एसी स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास आर इन द रेशियो 4 रेशियो 1। एसी क्लास का और ऑर्डिनरी क्लास का जो किराया है 4 रेशियो 1 में है। द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल्ड बाई एयर कंडीशनर स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास वर इन द रेशियो 3 रेशियो 25। जबकि एसी क्लास में और ऑर्डिनरी नॉर्मल क्लास में जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं उनकी संख्या का रेशियो 3 रेशियो 25 है। द टोटल कलेक्शन 74,000 है। तो आप बताओ कि एयर कंडीशनर स्लीपर पैसेंजर्स ने कितना पे किया है। देखो, दो रेलवे में 2 क्लास है, एसी और ऑर्डिनरी, एसी स्लीपर क्लास और ऑर्डिनरी क्लास। एसी क्लास का और ऑर्डिनरी क्लास का जो किराया है वो 4:1 के रेशियो में है। एसी क्लास का और ऑर्डिनरी क्लास का जो किराया 4:1 के रेशियो में है। जबकि जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, अगर एसी क्लास में 3 पैसेंजर हैं तो गरीब देश है हमारा, ऑर्डिनरी क्लास में 25 पैसेंजर हैं, तो कितना पैसा कलेक्ट होगा? एसी का टिकट 4 रुपए का, 3 लोग जा रहे हैं तो 12, और ऑर्डिनरी क्लास से कितना कलेक्ट होगा भाई? एक किराया है, 25 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, 25। टोटल कलेक्शन कितना होगा एसी और ऑर्डिनरी क्लास से? 12 + 25 37। टोटल कलेक्शन हुआ 74,000 रुपए। तो 37 की वैल्यू 74,000 रुपए, 200 गुना 37, 2,000 गुना।
आपसे पूछा एसी का, तो एसी का भी हो जाएगा 12 की वैल्यू 2000 गुना 24,000 रुपए। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। मुझे लगता है सब बच्चे समझ पाएंगे, आसान टाइप है, इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आज की कहानी को मैं यहीं विश्राम देता हूं, आगे तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा इसके। बाय।